ये वेरी इंपॉर्टेंट महामैराथन क्लास है। यदि आप अपनी बायोलॉजी में 90% बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा आपको। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी ये रहने वाली है, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ ही में कुछ महत्वपूर्ण आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में करने वाला है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2010 से लगातार 2024 तक आ रहे हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इसके साथ में उसका उत्तर भी बताऊंगा, तो इसीलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों का एक महामैराथन क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, फिर आप कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, फिर आप कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही में लास्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ये आज की जो आपकी महामैराथन क्लास है क्लास 12 बायोलॉजी के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट महामैराथन क्लास है। यदि आप अपनी बायोलॉजी में 90% बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसीलिए आप किसी भी एक प्रश्न को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 90% बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो ये सारी चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सीरीज में यानी कि इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग करने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उनको देखना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोगों को इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है। यहाँ पर नंबर आपका दिया गया, नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप टॉप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं और सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न से देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले उसको लेकर के आ जाते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से। तो क्वेश्चन को मैं आपको बताने से पहले बता दूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आ जाए इसी प्रकार की तैयारी यदि आप लोग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। इससे आप लोग अपनी क्लास 12 में 90 से 95% तक स्कोर कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला उसको देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, निम्न में से कूट फल है। यहाँ पर क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कूट फल है। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे जिसमें से आपको बताना क्या है, कूट फल यानी कि असत्य फल या फिर अब बोल सकते हो नकली फल। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका एक असत्य फल है या फिर कूट फल है। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, जैसा कि मैंने इसमें पहले से टिक लगा रखा है, लेकिन ये चीज आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए तभी आप लोग अच्छे तरह से कर पाओगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि निम्न में से कौन सा कूट फल है, तो सभी लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, आम। तो उसमें से आपको बताना कि जो सेब होता है ये आपका एक कूट फल है यानी कि एक असत्य फल है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले पर सही टिक लगा लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि कूट फल कौन सा होता है। अगर ऑप्शन में आपको दिखेगा सेब तो आप लोग तुरंत लगा करके आ जाना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपको इनके आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और फिर हम लोग यहाँ पर उसका उत्तर तो आपको बताते ही हैं, लेकिन यदि आपको पहले से पता था तो आप बता सकते हो कि ये चीज मुझे पहले से पता थी। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन आपका दिएगा प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, तीसरा ऑप्शन आपका दिएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना और चौथा ऑप्शन आपका दिएगा बीरबल साहनी। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि भारतीय भूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे कि जो भारतीय भूण विज्ञान है इसका पिता प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगाइएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, भारतीय भूण विज्ञान के पिता प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी आता है और अति लघु में भी आता है, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा ताकि कहीं पर भी आए तो आप लोग इसका आंसर आराम से बता पाओ। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है। अब ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका है मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस, दूसरा आपका है मल्टी टेम्परेरी प्रैक्टिस, तीसरा ऑप्शन आपका है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है,
और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चिकित्सीय सहगर्भता समापन। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिकित्सीय सहगर्भता समापन और इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एमटीपी का पूरा नाम यही होता है। तो सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में भी आता है, तीनों में भी आ सकता है। ये पूरा नाम बताइए, तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका इसमें दिया गया है, अभी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, किसने पुष्टि की कि डीएनए आपका एक अनुवांशिक पदार्थ है। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने पुष्टि करी है इस बात की कि जो डीएनए है आपका एक अनुवांशिक पदार्थ है। फिलहाल तो हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए आपका एक अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन इसकी सबसे पहले पुष्टि किसने की थी कि डीएनए ही आपका एक अनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि पहले से तो हम लोग को पता नहीं था, किसी ने बताया तभी तो हम लोग को जानकारी हुई है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि किसने पुष्टि की कि डीएनए आपका एक अनुवांशिक पदार्थ है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया मिशेल्सन व स्टॉल ने, दूसरा ऑप्शन दिया गया वाटसन एवं क्रिक ने, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया बीडल एवं टेटम ने और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया अल्फ्रेड हर्शे एवं मार्था चेज ने। तो यहाँ पर ये भी आप लोग याद रखिएगा कि डीएनए आपका एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसकी पुष्टि किसने की थी, अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज ने की थी। इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि ये चीज आपको यहाँ पर याद रहे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी मत करिएगा आप लोग। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, यानी कि जो कौन से एंजाइम का नाम हमको बताना है जो कि आपका डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काट देता है। पहला क्या है, एंडोन्यूक्लियेज, दूसरा आपका है हेक्सोन्यूक्लियेज, तीसरा आपका है पॉलीमरेज, चौथा ऑप्शन है आपका ये सभी। तो ये आपको इसमें बताना था कि डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने का कार्य कौन करता है। सभी लोग याद रखिएगा, एंडोन्यूक्लियेज करता है। कौन करता है, एंडोन्यूक्लियेज करता है। डीएनए खंडों को क्या कह सकते हैं, डीएनए को विशिष्ट खंडों में विशिष्ट स्थान पर काटने का कार्य आपका एंडोन्यूक्लियेज करता है। इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस पेज पर हम लोगों ने इतने सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। जितने भी आंसर इनमें से आपको पहले से पता था आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और भी प्रश्नों को देखेंगे। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम आपको बताना है। क्या बताना है, टाइफाइड के रोग जनक का नाम। पहला ऑप्शन क्या है आपका, साल्मोनेला टाइफी, दूसरा ऑप्शन है आपका अमीबा, तीसरा ऑप्शन है एस्केरिस और चौथा ऑप्शन है आपका प्लाज्मोडियम। क्या है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, टाइफाइड के रोग जनक का नाम और ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन साल्मोनेला टाइफी, दूसरा अमीबा, तीसरा एस्केरिस, चौथा प्लाज्मोडियम। तो इसका भी जवाब आप सभी लोग याद रख लीजिएगा कि टाइफाइड के रोग जनक का जो नाम होता है वो आपका होता है साल्मोनेला टाइफी। सभी लोग याद कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो भाई, किस बात का इंतजार कर रहे हो। अब इसी प्रकार से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आपको इसी प्रकार से रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलती रहे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। इससे पहले हमने देखा था कि डीएनए को काटने का कौन काम करता है, तो आप लोगों ने बताया था एंडोन्यूक्लियेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है। अब आपको उसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है काइटिनेज, दूसरा दिया गया लाइगेज, तीसरा आपका दिया गया एंडोन्यूक्लियेज, चौथा ऑप्शन आपका दिया गया हेक्सोन्यूक्लियेज। अब आपको क्या बताना है कि डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन जो पूछा था उसमें था कि डीएनए खंडों को काटने का काम कौन करता है, तो आप सभी लोगों ने बताया था क्या, एंडोन्यूक्लियेज। अब यहाँ पर क्या है, डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है, सभी लोग बताएंगे लाइगेज। इस प्रकार से इस वाले पर सही टिक लगा लीजिए और याद कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को अभी तक हम लोगों ने देखा है। इसी प्रकार से और भी पार्ट आएंगे, उसमें भी आप देखते रहना। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इस वीडियो में या फिर आने वाले वीडियोस में, उन सभी में जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल भी इसकी मत करो, तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से करो अपने एग्जाम की, तभी आप लोग अच्छा स्कोर ला पाओगे। अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न के टॉपिक को समाप्त करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और कुछ आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। उसके बाद में फिर जब आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए आते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर और साथ ही में 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका क्या दिया गया है, बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है, बीटी फसल क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है, बीटी क्रॉप्स के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो बीटी फसल में आप बताएंगे कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं
जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये आपके पादप प्रजातियां जो आपकी होती हैं वो पीड़क प्रतिरोधी होती है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा एक ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशक की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो आपकी जातियां होती हैं या ये आपकी पादप प्रजातियां होती हैं ये आपकी पीड़क प्रतिरोधी होती हैं, यानी कि उनसे लड़ने की क्षमता इनके अंदर पहले से होती है। बीटी आपका एक प्रकार का प्रतिविष है, बैसिलस thuringiensis जीवाणु से निर्मित होता है। बीटी क्या है आपका? एक प्रकार का प्रतिविष है जो कि आपका बैसिलस thuringiensis जीवाणु से निर्मित होता है। तो बीटी फसलें क्या होती हैं मैंने आपको बता दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पादप प्रजातियां जो की होती हैं पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। और बीटी आपका एक प्रकार का प्रतिविष है जो कि आपका बैसिलस thuringiensis जीवाणु से निर्मित होता है। सभी लोग नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। इसका उत्तर भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टॉपर को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है ये इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें आप बताएंगे कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। क्या होता है कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करेगा वही आपका पारितंत्र कहलाएगा। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने सन 1935 ईस्वी में किया। तो इस प्रकार से पारितंत्र क्या है, पारितंत्र की परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करेगा वही आपका पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पारितंत्र का शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो एजी टेंसले ने सन 1935 ईस्वी में किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। उसके अलावा यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करें, तभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग लाइक कर दो, साथ ही में वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिसने भी अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब इसमें आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है जो कि आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है आपका? बहुभूरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो बहुभूरता के बारे में आपको जानकारी देनी है। सिंपल सी परिभाषा है इसकी, मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग तुरंत याद कर लोगे। आइए समझते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आप लोग क्या लगाओगे? हेडिंग लगा दोगे बहुभूरता की, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभूरता बोलेंगे। सिंपल सी परिभाषा है, कुछ भी नहीं याद आता है तो आप लोग इतना लिख देना कि एक बीज में एक से अधिक जब भ्रूण विकसित हो जाएं उसकी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभूरता बोलेंगे। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूणकोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका के भ्रूण के निर्माण के परिणाम स्वरूप होती है। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है कि जो यह प्रक्रिया होती है बीजांड में एक या एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण, या फिर बोल सकते हो कि जो भ्रूणकोश की जो अंड कोशिका होती है वो आपका नरयुग्मक के साथ आप कह सकते हो संयोजन करता है, लेकिन उसके अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका के भ्रूण के निर्माण के परिणाम स्वरूप ये चीजें होती हैं। उदाहरण में आप बता सकते हैं पाइनस, संतरा आदि क्या है? बहुभूरता के एग्जाम्पल है। तो बहुभूरता क्या होता है? सिंपल सी परिभाषा है कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को हम लोग बहुभूरता बोलते हैं। सभी लोग नोट कर लीजिए इसको भी, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है वर्णांधता क्या है? वर्णांधता क्या है? मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सबसे पहले क्या बताना आपको कि वर्णांधता क्या है? क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर और 2 नंबर में अक्सर आ जाता है। तो इसमें आप बताएंगे वर्णांधता। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओ, फिर लिखना स्टार्ट करोगे। क्या लिखोगे आप लोग? लिखोगे कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि जिस भी व्यक्ति को वर्णांधता रोग होता है उस रोग मतलब कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो आपका होता है, जिस भी व्यक्ति को ये रोग होता है वह व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, यानी कि अंतर नहीं कर पाता है। लाल और हरे रंग में वो पहचान नहीं पाता है कौन सा लाल रंग है कौन सा हरा रंग है। यही आपका परिभाषा होता है। आगे इसमें बताएंगे कि इसका जीन जो आपका होता है
यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, यानी कि जो आपका इसका जीन होता है वर्णांतता का, यह आपका यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। वह अप्रभावी होता है और मादा इसकी वाहक होती है। मादा क्या होता है? इसकी वाहक होती है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। अभी क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक और भी बन सकता है वर्णांतता के साथ में। क्वेश्चन क्या आएगा? वर्णांतता क्या है और वर्णांतता रोग से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? तो आप लोग उसमें छोटा सा आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप लोग? कि ऐसे व्यक्तियों को रेलवे का ड्राइवर इसलिए नहीं बनाया जाता है, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल न पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को वर्णांतता रोग होता है, उनको रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि अगर वे अंतर नहीं भेद कर पाएंगे, लाल हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो गलत सिग्नल पहचान लेंगे, जिसकी वजह से रेलवे की दुर्घटना हो सकती है। इसी की वजह से जिस भी व्यक्ति को वर्णांतता रोग होता है, उसको रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। इसका जवाब आपका ये हो जाएगा। तो वर्णांतता क्या है? मनुष्य में वर्णांतता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण मैंने आपको बता दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि सिरका उत्पादन में जीवाणुओं का उपयोग होता है, यानी कि सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसके बारे में। इसमें आप बताएंगे कि सिरका या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर नामक एसिटोबैक्टर एसिटी नामक द्वारा किण्वन कराया जाता है। इस प्रकार से आपको समझना है कि सिरका या फिर एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणुओं द्वारा किण्वन कराया जाता है, जिससे सिरका प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथ ही में इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं, सभी को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, यदि आपने नोट नहीं किया है। तो यदि आप लोग नोट नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। और 3 नंबर वाले क्वेश्चन जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए हम लोग अगले पेज पे बढ़ जाते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे बढ़ जाते हैं। इस पेज को मैं हटाता हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले उसको लेकर के आ जाते हैं। अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि अनिषेक फलन क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आप बताएंगे कि जो अनिषेक फलन होता है, ये शब्द नैल ने दिया था। तो सबसे पहले आप लोग यही चीज इसमें लिखोगे कि अनिषेक फलन शब्द नैल ने दिया है। आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अनिषेक फलन शब्द किसने दिया था। तो आप बताएंगे कि अनिषेक फलन शब्द नैल ने दिया। आगे आप बताएंगे कि सामान्यतः निषेचन के बाद जो आपका अंडाशय होता है, वो फल में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये आपका एक कह सकते हैं सामान्य प्रक्रिया होती है, जिसमें निषेचन के बाद ही जो आपका अंडाशय होता है, वो आपका फल में बदल जाता है। लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के ही जो अंडाशय होता है, वो फल में विकसित हो जाता है। तो जब बिना निषेचन के ही जब अंडाशय आपका फल में विकसित हो जाएगा, तो वह क्रिया ही आपकी अनिषेक फलन कहलाएगी, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ जाना है। आगे आप बताएंगे तथा जो फल विकसित होगा अनिषेक फलन की प्रक्रिया के तहत, वो फल आपका अनिषेक फल कहलाएगा। जैसे कि आपका केला हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, नाशपाती हो गया, ये सारे आपके अनिषेक फल हैं और साथ ही में अनिषेक फलन के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रश्न को मैंने आपको बता दिया है और यहाँ तक आपको लिखना है। अगर की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि अनिषेक फलन क्या है, तो आप बताएंगे कि अनिषेक फलन शब्द नैल ने दिया। सामान्यतः निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है फल में परिवर्तित होता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के ही जो आपका अंडाशय होता है, वो फल में विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया ही आपकी अनिषेक फलन कहलाती है। तथा अनिषेक फलन जो आपका होता है तथा जो फल होते हैं, वो आपके अनिषेक फल कहलाते हैं। जैसा कि केला हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, नाशपाती हो गया, ये सभी आपके अनिषेक फलन के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट्स का पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर हो जाता है 9794440081। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है
कि त्रिसंलयन क्या है या कहाँ और कैसे होता है, या फिर ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको समझना है कि द्विनिषेचन या आप बता दो या फिर त्रिसंलयन बता दो। दोनों का क्वेश्चन अलग अलग करके पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपका आंसर आपका एकदम सेम रहने वाला है। कैसे रहने वाला, आइए इसको समझते हैं। और जहां तक कि आप बात करोगे द्विनिषेचन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, और 2025 की बोर्ड परीक्षा में ये आ जाए तो कोई भी ताजुब वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम में अक्सर आता ही रहता है। तो आइए समझते हैं कि त्रिसंलयन क्या है, या कहाँ और कैसे होता है, और या फिर इसको इसी क्वेश्चन को आप लोग पलट करके इस प्रकार से दे सकते हैं कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में आप लोग बताएंगे सबसे पहले कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त आपके दो, यहाँ पर आपके कह सकते हो ये नरयुग्मक मुक्त होते हैं पराग नलिका से, जिसमें से आपको जो पहला नरयुग्मक होगा आपका, एक आपका अगुणित नरयुग्मक अगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित यानी कि 2n युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया आपकी संयुग्मन कहलाती है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो आपका भ्रूणकोश में पराग नलिका से आपके दो आपके यहाँ पर अगुणित नर युग्मक यहाँ पर आपके निकलते हैं, जो कि आपका जो पहला नर युग्मक होता है आपका अगुणित अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है और द्विगुणित 2n युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया आपकी संयुग्मन कहलाती है। जबकि जो आपका दूसरा नर युग्मक होता है वह आपका जो भ्रूणकोश में जो आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होता है, जो कि आपका पहले से 2n होता है, के साथ मिल करके त्रिगुणित यानी कि देखो सबसे पहले जो नर युग्मक था ऊपर कैसा था, n था, और यहाँ पर जो आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्र की आपका 2n है, तो आपका 2n पहले से है, एक n मिलेगा तो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो आप बताएंगे जबकि दूसरा नर युग्मक आपका जो होगा वो द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक 2n के साथ मिल करके त्रिगुणित यानी कि 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया ही आपकी त्रिसंलयन कहलाती है। तो आप समझ गए त्रिसंलयन क्या होता है कि जब आपका जो दूसरा नर युग्मक होता है जब आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्र के साथ मिल करके त्रिगुणित 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण करता है, तो वही आपकी प्रक्रिया आपकी त्रिसंलयन कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो निषेचन है वो आपका दो बार हो रहा है। पहली बार जो आपका पहला नर युग्मक था जब आपका कह सकते हो आप लोग अगुणित अंड कोशिका से मिल रहा था तो आपका पहला निषेचन हो रहा था, और दूसरा निषेचन जब आपका दूसरा नर युग्मक यहाँ पर द्वितीय ध्रुवीय केंद्र के साथ मिल रहा है तो दूसरा दो मतलब कि दूसरा बार यहाँ पर निषेचन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस प्रक्रिया में दो बार निषेचन हो रहा है। तो दो बार निषेचन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन बोलते हैं या फिर दोहरा निषेचन बोलते हैं, जो कि आप नीचे बताएंगे कि इस प्रकार दोनों नर युग्मक आपका निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात जो निषेचन होता है आपका दो बार होता है, एक बार आपका अगुणित अंड कोशिका से होता है और दूसरा निषेचन आपका होता है द्वितीयक ध्रुवीय केंद्र के साथ में। तो इसीलिए निषेचन आपका दो बार होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम लोग दो निषेचन बोलते हैं, और या फिर हम इसको दोहरा निषेचन भी बोल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में आप लोगों को ये आपका कर्तव्य है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। इस प्रकार की वीडियो को क्रिएट करने में काफी ज्यादा समय और मेहनत लगती है, तो मेरी केवल आपसे बस यही उम्मीद है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब हमारा इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है इसको भी आप बताएंगे। और साथ ही में आपको यहाँ पर समझना है कि ये परागण और निषेचन अलग अलग करके भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर एक साथ में आएगा तब भी आप लोग आराम से बता देंगे, अगर अलग अलग करके आ जाएगा तो इतना, अगर परागण आ गया तो इतना लिख देना, अगर निषेचन आ गया तो इतना लिख देना, पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि परागण तथा निषेचन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दोगे परागण इस साइड और इस साइड निषेचन। तो आप लोग बताओगे सबसे पहले परागण में आप बताओगे कि पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। क्या होता है, पराग कणों के परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होगी उसको हम लोग परागण बोलेंगे। वहीं पर निषेचन की जब बात करोगे तो निषेचन में आप बताओगे कि अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का जो संलयन होता है वही आपका निषेचन कहलाता है। तो इस प्रकार से परागण और निषेचन में एक एक पॉइंट हो गए हैं। दूसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे
कि यह आपका दो प्रकार का होता है, यानी कि जो आपका परागण होता है यह आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्वपरागण, दूसरा आपका होता है परपरागण। वहीं पर निषेचन की जब हम लोग बात करेंगे तो निषेचन भी आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है एकल निषेचन और एक आपका होता है द्विनिषेचन, जो कि मैं आपको आगे क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से परागण और निषेचन में दो दो पॉइंट आपके हो गए। तीसरा पॉइंट आपका परागण में हो जाता है कि यह अनेक माध्यमों से होता है, यानी कि जो परागण होता है उसको पूर्ण होने के लिए अनेक माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया, आदि प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है परागण को। वहीं पर जब निषेचन की बात करेंगे तो उसे कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट आप इसमें बताएंगे परागण में कि यह क्रिया आपके बीजांड के बाहर होती है, यानी कि जो परागण की जो प्रक्रिया होती है आपका बीजांड के बाहर होती है। वहीं पर जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो आपका बीजांड के अंदर होती है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था कि परागण और निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैंने आपको क्लियर करा दिया, इसे भी आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि आवर्तबीजी पादप के पुष्प के बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है और ये क्वेश्चन हर साल आता है इसका डायग्राम बनाने के लिए। तो डायग्राम आपको सीखना पड़ेगा कि इसका डायग्राम आखिर आप लोग किस प्रकार से बनाओगे। ठीक है, तो आइए इसका डायग्राम मैं आपको बना करके समझा देता हूँ यहाँ पर लाइव में, क्योंकि यहाँ पर पहले से बना हुआ है। तो इस प्रकार से यदि आप समझ पाओ समझ लो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना करके दिखा दूंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाना क्या है, इसको बनाने का सबसे इजी वे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाना है भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश बना दोगे तो इसको इस प्रकार से दो डंडी यहाँ पर खींचोगे। ठीक है, इस प्रकार से दो डंडी आप लोग खींचोगे, एक को इधर ले आओगे पूरा घुमा लाओगे, एक को बीच में छोड़ दोगे। ठीक है, फिर इधर से भी आप लोग डंडी खींचोगे, एक आपको यहाँ पर छोड़ दोगे और फिर एक डंडी आप खींच को आपको इस प्रकार से कर देना है। बस आपका क्या बन गया, आपका बन गया बीजांड। ठीक है, सिंपल सा तरीका था, आपको मैंने बना करके बता दिया है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है उसको भी यही समझ लेते हैं। यहाँ पर जो भ्रूण कोश होता है इसमें आपकी 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं और 3 ही कोशिकाएं नीचे होती हैं। ठीक है, और एक कोशिका आपके बीच में होती है, इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। ऊपर की तीनों कोशिकाओं में एक केंद्रक और नीचे की तीनों कोशिकाओं में एक केंद्रक, इस प्रकार से आपका होता है। वहां पर और भी चीजों की बात करेंगे, यानी कि इसके मतलब की जो चीजें इसमें होती हैं क्या क्या नाम होते हैं, तो यहाँ बता सकते हैं। ये आपका निभाग होता है, ऊपर की तीनों कोशिकाएं आपकी प्रथम कोशिकाएं होती है, नीचे की जो अगल बगल की कोशिका होती है इसको हम लोग सहाय कोशिका बोलते हैं, बीच की कोशिका को हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं, इस वाली कोशिका को हम लोग द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। और साथ ही में ये आपका अध्यावरण होता है। ठीक है, ये आपका अध्यावरण होता है। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे तो आपका ये आपका होता है बीजांड वृंत होता है, ये आपका बीजांड द्वार होता है और साथ ही में ये आपका निभाग होता है, जो कि मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुका हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर यदि बात करेंगे तो यहाँ पर आपका होता है क्या, इस प्रकार से बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं। ये आपका भ्रूणकोश होता है, ये भी मैंने आपको समझा ही दिया है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है और इस प्रकार से सारी चीजों को लिख करके बता देना है, ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए, एक भी आपका नंबर ना कटे। और डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अभी कभी बनाना सीख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बहुत सारे नंबर यहाँ पर पक्के करवाएगा। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। जितनी भी चीजें यहाँ पर भराई गई हैं सबको आप लोग भर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका इसमें रहने वाला है कि क्वेश्चन क्या है आपका, सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। सहजीवन क्या होता है, सहजीवन के बारे में हमको बताना है। सहजीवन को हम लोग सहजीविता भी बोलते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में सहजीविता आ जाए फिर सहजीवन आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो सहजीवन के ऊपर हम लोग को टिप्पणी बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। तो उत्तर में आप लोग क्या बताएंगे, उत्तर में आप लोग बताएंगे सबसे पहले हेडिंग लगाओगे आप लोग सहजीविता या फिर सहजीवन। उत्तर में लिखना स्टार्ट करोगे, सहजीविता एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जातियों के जीव एक दूसरे के साथ होते हैं तथा एक या फिर आप बोल सकते हो सभी आपका सहभागी जीवों को लाभ होता है। इसमें क्या होता है कि सहजीविता एक प्रकार की क्या है, आपकी धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जातियों के बीच एक दूसरे के साथ होते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोग दो या दो से अधिक जातियां एक दूसरे के साथ में होते हैं तथा एक या फिर सभी जो सहभागी जीव होते हैं उन सभी को लाभ होता है, या फिर किसी एक को लाभ होगा या फिर सभी सहभागी जीवों को लाभ होता है। सहजीविता आपका कहलाता है। सहजीविता को संबंध के आधार पर 3 भागों में हम लोगों ने वर्गीकृत किया है, जिसमें आपका पहला भाग है आपका सहोपकारिता, दूसरा भाग आपका सहभोज्यता,
तीसरा भाग है आपका आद्य संयोग। तो इस प्रकार से 3 भाग होते हैं, जिसमें आपका जो सहोपकारिता होता है इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है अविकल्पी सहोपकारिता, दूसरा पार्ट होगा आपका होता है विकल्पी सहोपकारिता। वहीं पर यदि हम लोग सहभोजिता के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका होगा सतत संपर्क के साथ सहभोजिता, और दूसरा पार्ट होगा आपका असतत संपर्क के साथ सहभोजिता। तो इस प्रकार से सहजीवन क्या होता है, उसके कौन से भाग होते हैं और उसमें कौन से भाग होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो सहजीविता के बारे में फिर से रिपीट करता हूँ, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सहजीविता या फिर सहजीवन, सहजीविता एक प्रकार की धनात्मक पारस्परिक क्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक जातियों के जीव एक दूसरे के साथ होते हैं तथा एक या सभी सहभागी जीवों को लाभ होता है। सहजीविता को हम लोग संबंध के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका भाग होता है सहोपकारिता, इसमें आपको 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका होगा अविकल्पी सहोपकारिता, दूसरा आपका होगा विकल्पी सहोपकारिता। दूसरा पार्ट आपका होता है सहजीविता में, वो आपका होता है सहभोजिता। सहभोजिता में भी आपको 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका होगा सतत संपर्क के साथ सहभोजिता और दूसरा आपका होगा असतत संपर्क के साथ सहभोजिता। और इसी में आपका तीसरा प्रकार होता है जो कि आपका होता है सहभोजिता सहजीविता का तीसरा प्रकार आपका होता है आद्य संयोग। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन आपका कह सकते हो आप लोग, इसमें 2 क्वेश्चन पे कवर हो जाते हैं। सबसे पहला आपका होता है परस्परता, जिसको हम लोग सहोपकारिता भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सहोपकारिता है या फिर परस्परता है, दोनों एक ही चीज होती है, नाम इसके अलग अलग है, ठीक है। दूसरा आपका इसमें होता है सहभोजिता। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है, सबसे पहले क्या बताना है, परस्परता या फिर सहोपकारिता के बारे में बताना है, और दूसरे में हम लोग को बताना है सहभोजिता के बारे में। दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी आ सकते हैं और एक साथ में भी आ सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको उसको तैयार करना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, सबसे पहले समझते हैं परस्परता के बारे में यानी कि सहोपकारिता के बारे में। तो इसमें आप लोग बताएंगे उत्तर में, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे फिर लिखना स्टार्ट करोगे आप लोग कि सहोपकारिता 2 प्रजातियों के मध्य ऐसा सहकारी स्थायी संबंध है जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर कारकीय निर्भरता दर्शाती हैं, परस्परता कहलाती है। तो परस्परता में क्या होता है, इसमें यही चीज होती है, या परस्परता बोलो या फिर सहोपकारिता बोलो, तो आप बताओगे परस्परता 2 प्रजातियों के मध्य एक ऐसा सहकारी स्थायी संबंध होता है जिसमें जो दोनों जातियां होती हैं दोनों को ही लाभ होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर कारकीय निर्भरता दर्शाती हैं, परस्परता कहलाती है। अब परस्परता में आप लोग आगे बताएंगे कि सहोपकारिता फिर परस्परता का यह संबंध सजीवों के सभी जगतों में देखा जा सकता है तथा यह अविकल्पी तथा विकल्पी दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इसे भी मैंने आपको बता दिया है। तो परस्परता क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। इसको यदि आपको नहीं समझ में आया ना तो आप 2-3 बार पढ़ो, आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी समझने वाला है नहीं, केवल आपको एक बार देखोगे ना समझ में आराम से आ जाएगा क्या चीजें इसमें है। तो परस्परता मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसमें आपका दूसरा टिप्पणी था सहभोजिता के बारे में। तो सहभोजिता के बारे में भी आइए समझ लेते हैं। इसमें आप बताएंगे क्या, आइए देखते हैं इसको हम लोग। इसमें आप बताओगे कि जब एक जीव या पादप बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होता है तो इसे हम लोग सहभोजिता बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई एक जीव हो या फिर पादप हो बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए बिना, यानी कि उनको हानि पहुंचाए बिना ही जब खुद से लाभान्वित होते हैं तो उसको हम लोग सहभोजिता बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप बताते हो आर्किड, आरोही एवं कठिलताएं जो आपकी होती हैं वो आपका सहभोजिता का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से परस्परता तथा सहभोजिता पर टिप्पणी मैंने आपको बता दिया है। आप लोग नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है प्रतिजीविता व परजीविता को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका साथ में भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पर साथ में भी याद करना है, और मतलब याद कर लोगे तो फिर अलग भी आएगा तब भी आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उसको याद करना है। तो पहला आपका इसमें टिप्पणी आपको बताना है किसके बारे में, प्रतिजीविता के बारे में। तो प्रतिजीविता में आप बताएंगे कि एक जीव की जटिल उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वृद्धि रोधक रासायनिक पदार्थों द्वारा किसी दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्ण या आंशिक रूप से रोक देना ही आपका प्रतिजीविता कहलाती है। इसमें क्या होता है कि कोई एक जीव है जिसकी जटिल उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न जो वृद्धि रोधक रासायनिक पदार्थ होता है उसकी सहायता से दूसरे जीव की वृद्धि को या तो पूरी तरीके से रोक देना या फिर आंशिक रूप से रोक देना आपका
प्रतिजीविता कहलाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर लिखा है ताकि एक दो बार पढ़ो ना आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो प्रतिजीविता के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग परजीविता के बारे में समझते हैं। तो प्रतिजीविता कंप्लीट हो गया है, परजीविता के बारे में आइए समझते हैं। परजीविता में आप बताएंगे कि जब एक जीव या पादप भोजन के लिए एक दूसरे जीव या पादप पर आश्रित होते हैं, ये आपके कई प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग परजीविता बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक जीव हो या फिर कोई पादप हो, भोजन के लिए ये दूसरे जीव या फिर पादप पर निर्भर करते हैं, ये आपके परजीविता कहलाते हैं और ये आपके कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हो, पहला आपका क्या है, पूर्ण तना परजीवी आपका होता है, दूसरा तो पूर्ण मूल परजीवी और तीसरा आपका होता है टीनिया। ये सभी क्या है आपके परजीविता के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिजीविता और परजीविता के बारे में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव पर हम लोग को टिप्पणी लिखना, कि जातियों में प्रतियोगिता या फिर स्पर्धा किस प्रकार से होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में हमको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर में आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओ स्पर्धा या प्रतियोगिता, फिर लिखना स्टार्ट करोगे। ये एक प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया है। जो आपका स्पर्धा है या फिर प्रतियोगिता है, ये आपका एक प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया है जो एक ही प्रकार के संसाधनों को उपयोग करने वाले दो या दो से अधिक जीवों के मध्य होती। किसमें होता है, जो कि आपका एक ही प्रकार के संसाधन को उपयोग करने वाले दो या दो से अधिक जीवों के मध्य होती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता स्थान, भोजन, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज व जल आदि संसाधनों के लिए हो सकती है। यानी कि इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है, फिर आप बोल सकते हो लड़ाई जो है वो किसमें हो सकती है, भोजन के लिए हो सकती है, स्थान के लिए हो सकती है, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज, जल आदि संसाधनों के लिए हो सकती है। प्रतियोगिता या स्पर्धा में आपका समुदाय की संरचना तथा जातियों की विभिन्नता को प्रभावित करती है और इसमें कमजोर प्रतियोगी जो आपके होते हैं वो समाप्त होने की अधिक संभावना होती है। यानी कि जो कमजोर होते हैं, जो आपके जीवधारी कमजोर होते हैं, उनके समाप्त होने की संभावना अधिक बन जाती है। और यह आपका दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतियोगिता, और दूसरा आपका होता है अंतरजातीय प्रतियोगिता या फिर स्पर्धा। इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से जातियों में प्रतियोगिता के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से प्रतियोगिता होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। पादपों में लघु बीजाणुजनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है और साथ ही में क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि केवल नामांकित चित्रों की सहायता से आवर्तबीजी पादपों में लघु बीजाणुजनन का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से आ सकता है। मेनली आपका इसी प्रकार से आएगा कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणुजनन का सचित्र वर्णन कीजिए। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको किस प्रकार से बताना है, वो पूरा प्रोसेस, पूरा चीजें, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा लिख करके, ताकि आप लोग जब भी आपके एग्जाम में जाओ तो आराम से इन्हीं चीजों को कर दो, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर करना शुरू करते हैं लघु बीजाणुजनन के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या था कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणुजनन का सचित्र वर्णन हमको करना था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लघु बीजाणुजनन क्या होता है। तो लघु बीजाणुजनन सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे उत्तर में, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं या फिर बोल सकते हो आप लोग उनको परागकण, परागकण के बनने की जो क्रिया होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन बोलेंगे। यानी कहने का मतलब एकदम साफ है और बहुत ही सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं यानी कि परागकणों के बनने की जो क्रिया होगी उसको हम लोग लघु बीजाणु जनन बोलेंगे। ये आपका हो गया लघु बीजाणु जनन की परिभाषा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग लघु बीजाणु धानी जो आपकी होती है, जो कि आपका लघु बीजाणु जनन जो आपका होता है इसी के अंदर होता है, तो उसकी क्या संरचना होती है, कैसे होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो आप दूसरी हेडिंग लगाओगे लघु बीजाणु धानी। क्या है आपका लघु बीजाणु धानी, जो कि आपका परागकोश के अंदर होता है और इसके अंदर यानी कि लघु बीजाणु धानी के अंदर ही आपका लघु बीजाणु जनन होता है, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लघु बीजाणु धानी की जो संरचना होती है किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाने के बाद लिखोगे कि लघु बीजाणु धानी जो आपकी होती है निम्नलिखित में चार परतों से बनी होती है। आपका कितने परतों से बनी होती है, यह आपका चार मुख्य परतों से बनी होती है। पहली परत आपकी होती है बाह्य परत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहली परत को बाह्य परत बोलते हैं। यह सबसे बाहरी एक परतीय चपटी सतह होती है। कैसी होती है आपका कह सकते हो आप लोग सबसे बाहरी एक परतीय चपटी सतह होती है। कौन सी त्वचा, बाह्य त्वचा। पहला आपका परत हो गया इसमें लघु धानी की, ठीक है। दूसरा परत आपका इसमें होता है अंतःस्थीशियम। तो अंतःस्थीशियम क्या होता है इसके बारे में भी समझ लीजिए कि यह आपका दूसरी एक परतीय सतह होती है। यानी कि जिसका पहला वाला जो था
बाह्य त्वचा ये भी आपका एक सबसे बाहरी वाली एक परतीय मतलब की एक परतीय चपटी सतह थी। और जो आपका दूसरा होता है इसमें अंतःस्थीसियम, ये आपका दूसरी एक परतीय सतह होती है और ये आपका परागकोश के स्फुटन में यानी कि परागकोश के फटने में सहायता प्रदान करती है। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए, 2 आपके परत हो गई। तीसरा परत आपका इसमें होता है मध्य परत। मध्य परत आपका होता है 3 से 5 स्तरीय। किस प्रकार से होता है डायग्राम भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से डायग्राम भी मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जो मध्य परत होता है आपका 3 से 5 स्तरीय के बीच में होता है मध्य परत। तो ये भी आपका यहाँ पर पॉइंट हो गया है। तो सबसे पहले ही परत आपको कौन सी थी, बाह्य त्वचा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बाह्य त्वचा बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य त्वचा। तो यहाँ पर कैसा है आपका एक परतीय आपका चपटी सतह है। दूसरी परत कौन सी थी आपकी, अंतःस्थीसियम। यह भी आपका एक परतीय कह सकते हो सतह होती है, एक परतीय जो कि आपका परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका अंतःस्थीसियम है जो कि आपका एक परतीय ये भी आपका होता है, ठीक है। इस प्रकार से अभी आपका हो गया है। उसके बाद फिर तीसरा आपका होता है इसमें मध्य परत, जो कि आपका 3 से 5 स्तरीय होता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या है वाली ये वाली जो परत है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मध्य परत बोलेंगे। और ये आपका 3 से 5 स्तर का होता है। तो इस प्रकार से जो आपका लघु धानी होता है इसमें 3 परत तो मैंने आपको बता दी है। चौथा परत क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। और चौथा परत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि चौथा परत आपका टेप्टम होता है। टेप्टम के बारे में आप बताएंगे कि ये पिरामिड आकार की एक कह सकते हो आप लोग स्तरीय परत है। यानी कि जो आपका चौथा परत होता है आपका टेप्टम होता है और ये आपका पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत होती है जो कि आपका विकसित हो रहे लघु जीवाणु को पोषण प्रदान करने का काम करता है तथा परागकण को सुरक्षित भी रखता है। तो ये आपका जो टेप्टम है ये इसलिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अलग से आ सकता है कि टेप्टम के बारे में बताइए, बहुविकल्प में भी आ सकता है, अति लघु में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा कि टेप्टम जो आपका होता है आपका पिरामिड आकार की एक स्तरीय परत होती है जो कि आपका विकसित हो रहे लघु जीवाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है और परागकण को सुरक्षा भी प्राप्त करती है, यानी कि सुरक्षा भी प्रदान कराती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पिरामिड के आकार की ये परतें हैं जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग टेप्टम बोलेंगे, जो कि आपका रेड कलर से आप लोग देख पा रहे होंगे। और उसके अंदर आपका होता है ये जो बिंदी बिंदी आपका है ये आपका होता है लघु जीवाणु मात्र कोश का। और फिर इसमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन और उसके फलस्वरूप फिर आपका लघु जीवाणु का निर्माण होता है, यानी कि परागकणों का निर्माण होता है, जो कि अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं। और ये आपका क्या है, आपका लघु जीवाणु धानी की अनुप्रस्थ काट का चित्र है, जो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है चित्र भी, कि चित्र भी अलग से आ सकता है कि लघु जीवाणु धानी की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं जिसमें आपकी 4 परतें होती हैं। पहली आपकी बाह्य त्वचा, दूसरी आपकी अंतःस्थीसियम, तीसरी आपकी मध्य परत, चौथी आपका टेप्टम और उसके अंदर आपका होता है लघु जीवाणु मात्र कोश का। तो इसके भी आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की मतलब अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, लघु धानी की कह सकते हो लघु धानी की अनुप्रस्थ काट के कह सकते हो चित्र के बारे में, और साथ ही में लघु धानी किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है वो भी मैंने आपको बताया है। अब जब लघु धानी जब परिपक्व हो जाता है यानी कि पूरी तरीके से रेडी हो जाता है तो उसके बारे में क्या 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 चीजें होती है उसके बाद में उसके बारे में आई समझते हैं। तो पहला पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि बीजाणु जनन ऊतक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका आपका लघु जीवाणु मात्र कोशिका कहलाती है। तो यानी कि जब आपका लघु जीवाणु धानी जो आपकी होती है जब परिपक्व हो जाती है उसके बाद में फिर आपका जो बीजाणु जनन ऊतक होता है आपका समसूत्री विभाजन करेगा जिसके फलस्वरूप वो संख्या में अपनी वृद्धि करेगा और जिसके बाद में फिर क्या होगा, जितनी भी आपकी कोशिकाएं प्राप्त होंगी जो कि द्विगुणित कोशिका होंगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु जीवाणु मात्र कोशिका बोलेंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बताएंगे कि लघु जीवाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगा जिसके फलस्वरूप 4 लघु जीवाणुओं का निर्माण होगा। यानी कि एक जो आपका लघु जीवाणु मात्र कोशिका होगा वो आपका अर्धसूत्री विभाजन जब करेगा तो उससे आपके कितने बनेंगे लघु जीवाणु, तो आप बताओगे 4 लघु जीवाणु का निर्माण होगा। अभी आपके चारों जो लघु जीवाणु होते हैं वो आपके आपस में जुड़े रहते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु जीवाणु चतुष्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लघु जीवाणु चतुष्क बोलते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ तक। आगे आप इसमें बताएंगे कि यही आपका चतुष्क जो आपका होता है वो परिपक्व हो करके अलग हो जाते हैं बाद में और ये आपका 4 परागकणों का निर्माण करता है, यानी कि 4 लघु जीवाणुओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से लघु जनन की जो प्रक्रिया होती है इसी प्रकार से होती है, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया। आपको यहाँ तक करना है, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको लघु जनन जो आपका होता है उसके बारे में परिभाषा बतानी है, फिर आपको लघु धानी की संरचना के बारे में बताना है कि उसमें आपकी 4 परतें होती हैं। पहली परत आपकी होती है बाह्य त्वचा, दूसरी आपकी होती है अंतःस्थीसियम, तीसरी आपकी होती है मध्य परत,
चौथी आपकी होती है टेबिटम, उसके बाद फिर आपको डायग्राम भी बना देना, क्योंकि डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये बहुत ही ज्यादा आपको नंबर स्कोर करने में मदद करेगा। तो डायग्राम भी आपको इसी प्रकार से बनाना है जैसा कि मैंने आपको बना करके दिखाया है। उसके बाद फिर जो आपका लघु विभाजित हानि जो आपकी होती है, जब परिपक्व हो जाती है, उसके बाद में इसमें क्या क्या चीजें होती है, किस प्रकार से लघु विभाजन यानी कि पराकर का निर्माण होता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कि इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपका हो जाता है, अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए। ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं? यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले समझना आपको है कि अवशेषी अंग क्या है और मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख भी हमको करना है। ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहां पर आपको सही जानकारी मिल जाएगी। तो आइए समझते हैं अवशेषी अंग क्या है। क्वेश्चन क्या है आपका? अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख करना है और ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि ये अवशेषी अंग क्या होता है। इसमें आप बताएंगे परिभाषा में कि ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हों, अवशेषी अंग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे अंग जो पहले के समय में उनका उपयोग था, उनसे हम लोग कार्य किया करते थे, लेकिन अब जब हम लोग उसका उपयोग करना बिल्कुल कम कर दिए या फिर बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो कैसे हो गए हैं, अवशेष के रूप में ही रह गए हैं, उसको ही हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। अवशेषी अंगों का जैव विकास में महत्वपूर्ण प्रमाण है। परिभाषा आपकी क्लियर हो गई है। अवशेषी अंग क्या है? तो आप बताएंगे क्या? ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हों, अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवशेषी अंगों का जैव विकास में प्रमाण की जब हम बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है, जिनमें से कुछ आपके मुख्य हैं। 4 हमको बताने थे, 4 हम लोग आराम से समझेंगे। पहला आपका इसमें हो जाता है प्रमाण कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। ये पहले कार्य किया करता था लेकिन अब ये अवशेष के रूप में रह गया है। इसमें आप बताएंगे कि यह शाकाहारी जीव में होती है, यानी कि जो आपका कृमि रूप परिशेषिका होता है यह आपका शाकाहारी जीवों में होती है। जो मांस मछली नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनमें ये चीज होती है। इसके द्वारा सेल्यूलोज का पाचन होता है। यानी सेल्यूलोज यानी कि जो घास वगैरह में चीजें देखने को मिलती हैं सेल्यूलोज होती हैं, उसका पाचन आपका कृमि रूप परिशेषिका द्वारा होता है। परंतु मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी प्राणी थे लेकिन सेल्यूलोज की कमी होने के कारण यह एक अवशेषी अंग के रूप में रह गया। यानी कि होता यह है कि जब इसका जो शरीर में हमारे सेल्यूलोज की कमी हो गई, जिससे क्या हुआ कि इस अंग का कोई काम ही नहीं रह गया, तो ये धीरे धीरे करके अवशेषी अंग के रूप में रह गया। अब इसका कोई भी यूज नहीं बचा है, क्योंकि हम लोग भी अब देखो बहुत लोग अब मान के चलो बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग मांसाहारी हो चुके हैं। और पहले क्या होता था जब घास वास वगैरह में सब चीजें सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है तो वो सारी चीजें अब कोई खाता नहीं है। अब ज्यादातर सब बहुत सी चीजें खाते हैं जो कि इसमें सेल्यूलोज की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण आपका जो आपका अंग होता है कृमि रूप परिशेषिका, यह आपका अवशेषी अंग के रूप में रह गया है। तो पहला प्रमाण आपका ये हो गया। दूसरा प्रमाण आपका इसमें हो जाएगा निमेषक पटल। निमेषक पटल में आप बताएंगे यह मनुष्य के नेत्र के भीतर पाया जाता है। यानी कि जो निमेषक पटल होता है ये आपका मनुष्य के नेत्र के जो अंदर पाई जाती है, लेकिन यह मानव के लिए अनुपयोगी परंतु मेढक, पक्षी आदि के लिए उपयोगी है। कैसा होता है ये मानव के लिए अनुपयोगी है, पाई मानव में भी जाती है लेकिन ये मानव के लिए अनुपयोगी होती है, परंतु मेढक, पक्षी आदि के लिए उपयोगी होती है। आपका दूसरा हो गया। तीसरा आपका इसमें हो जाएगा अक्लदात। अक्लदाड़ भी बोलते हैं, अक्लदात भी बोलते हैं। इसमें आप बताएंगे कि यह मनुष्य में तृतीय मोलर दंत की उपस्थिति होती है। यानी कि जो अक्लदात होता है यह मनुष्य में तृतीय मोलर दंत की उपस्थिति होती है। ये आपका एक अवशेषी अंग के रूप में होते हैं, यानी कि ये भी आपका एक अवशेषी अंग के रूप में होते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता है, इसी वजह से ये आपके अवशेषी अंग के रूप में हो गए हैं। और ये आपका तीसरा महत्वपूर्ण जैव विकास में प्रमाण है। ठीक है, तो ये आपका होगा तीसरा। चौथा आपका इसमें हो जाएगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कीवी और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं क्या पॉइंट है आपका इसमें अगला कि कीवी और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जिनके पंख तो होते हैं परंतु उनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो जो उनके पंख है वो कैसे हो गए? वो आपके अवशेषी अंग हो गए, क्योंकि उनमें पंख तो है लेकिन पंख का कोई यूज ही नहीं, क्योंकि वो उड़ ही नहीं पाते हैं। और लेकिन पंख है तो क्या होगा? पंख आपका अवशेषी अंग होगा। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल समझ सकते हो।
चौथा आपका इसमें हो जाएगा महत्वपूर्ण प्रमाण कर्ण पल्लव पेशियां, यानी कि जो कान में पेशियां पाई जाती है उसके बारे में। मनुष्य में अक्रिय तथा अवशेषी होती है, यानी कि आपकी जो कर्ण पल्लव पेशियां होती है मनुष्य में अक्रिय तथा अवशेषी होती हैं। तो इस प्रकार से इस वाले जो क्वेश्चन में हमको जितनी भी चीजें करनी थी दीर्घ उत्तरीय में वो सारे मैंने करवा दिए हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर ला पाएंगे। और साथ ही में यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।